हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे लाइन बाय लाइन फॉर बोर्ड, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बोर्ड के लिए जो पढ़ाया जा रहा है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आज हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट इक्वेशन से। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से। क्या नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? मान लेते हैं कोई रिएक्शन है। वी हैव एज्यूम्ड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी। मतलब क्या, जितने जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब माने थे। दिस नीड नॉट ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट इक्वेशन सो दैट। अच्छा, अब यहाँ से कोई मेटल है, मेटल की रिएक्शन है। अब इसके मेटल की रिएक्शन है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? वो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये अगर इस रिएक्शन के लिए हम ई ऑफ सेल निकालें तो ये आएगा हमारा, ये इक्वेशन आएगा। इस वाली इक्वेशन के लिए अगर हम ई ऑफ सेल निकालें तो ये आएगा। बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल की कंसंट्रेशन यूनिटी एक मानते हैं। तो ये एम के स्थान पे 1/m। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमको ई नॉट ऑफ सेल के लिए फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस रिएक्शन ये आ गया। ई ऑफ एम एन प्लस से एम एन, यहाँ पे एम हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। आर क्या है? गैसियस कांस्टेंट है। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 96487 कूलम्ब पर मोल है। टी क्या है? टेम्परेचर है इन केल्विन। एंड एम एन प्लस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज। एम एन प्लस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज है। ये एक चार्ट है। आपको इस ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। देखते हैं हाइड्रोजन को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये देखिए इस वाले यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ही नापा जाता है। हाइड्रोजन को क्या माना गया है? अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ऊपर से नीचे लाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। इट इज क्लियर। ये वैल्यू आपको याद नहीं करना होगा, एग्जाम में दिया रहेगा। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं इस वाली इक्वेशन से। इन डेनियल सेल, जो डेनियल सेल की इक्वेशन था, अगर ई ऑफ सेल उस इक्वेशन के लिए लिखे तो क्या आएगा? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस आर बाई 2f। टू क्या है? एन की वैल्यू ln 1/Cu2 प्लस। ये इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन का एक्सप्रेशन ये आएगा ई ऑफ सेल फॉर डेनियल सेल के लिए। ई ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई 2f ln Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस कर दिए। इट कैन बी सीन दैट ई ऑफ सेल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ Cu2 प्लस एंड J। मतलब क्या, जो कंसंट्रेशन ई ऑफ सेल किसके किस पे डिपेंड है? Cu2 प्लस और Zn2 प्लस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। जैसे जैसे Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ई ऑफ सेल बढ़ जाएगा। तो यहीं पे एक चीज लिख दे रहा हूं, नोट लिख लीजिएगा। ई ऑफ सेल की वैल्यू, ई ऑफ सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी जब Cu+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब ई ऑफ सेल की वैल्यू, ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। Cu+2 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम सॉरी Zn2 की प्लस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। मतलब क्या है? यहाँ पे आप नोट करिएगा, क्वेश्चन आएगा कि डेनियल सेल की एक रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे ई ऑफ सेल कब बढ़ेगा, तो बताइएगा जब Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। अगर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ई ऑफ सेल की वैल्यू कम होगी। By the converting the natural logarithm in equation to the base 10, substituting the value of r, f and t reduced to, ये इक्वेशन आ जाएगा वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू आप लोग यूज करिएगा। ई ऑफ सेल इज इक्वल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059/2 log Zn प्लस 2। ये इक्वेशन डेनियल सेल के लिए, अगर ई ऑफ सेल निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिएगा इसको। वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बोथ इलेक्ट्रोड एंड थस फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इस सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी अगर हम ई नॉट ऑफ सेल निकाले तो ये आएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई 2। टू क्या? चेंज दिखाता है, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। ln Ni2 प्लस Ag2 प्लस। आगे बात करते हैं।
एंड फॉर अ जनरल, अच्छा एक जनरल इक्वेशन के लिए, कोई जनरल इक्वेशन के लिए आप हर बार तो रिएक्शन अलग अलग है, कि एक जनरल इक्वेशन के लिए अगर बात करूं ई ऑफ सेल, तो आप लोग क्या निकालेंगे, ई ऑफ सेल क्या आएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल आर टी बाई एन एफ एल एन, प्रोडक्ट उसका पावर और रिएक्टेंट उसका पावर कंसंट्रेशन का। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, इक्वेशन है, इक्वेशन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बोल रहा है। तो एम जी प्लस टू ए जी गिव एम जी टू प्लस, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दिया है, पूछ क्या रहा है, रिप्रेजेंट, अच्छा रिप्रेजेंट द रिएक्शन, कैलकुलेट ई ऑफ सेल, तो ई ऑफ सेल क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, तो ई ऑफ सेल क्या है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई टू, टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहा है, टू, एल एन प्रोडक्ट एम जी अपॉन ए जी टू प्लस, इसका कंसंट्रेशन दे दिए, ई ऑफ सेल की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2.96। कंफर्म भाई, गारंटी दे रहा हूँ, बोर्ड में यही आएगा इस बार, स्टार मान लीजिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बोर्ड में आएगा इस बार, आएगा, प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग टिक करके जाइए, बेहतरीन, आप लोग कमेंट करिएगा जब बोर्ड का पेपर हो जाएगा, ये हमको जो लग रहा है इस बार इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम कुछ इसके एप्लीकेशन, इसके नेक्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन, किस नेक्स्ट इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो इसका एक तरह से पहला एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, ये बताएंगे। देखिए, ये सारी जो ये सीरीज चले ना, ये सारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको कवर हो जाएगा, एकदम एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बोर्ड में गारंटी अच्छा नंबर आ जाएगा, बस आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। If the circuit in Daniell cell is closed, then we note that the reaction of Zn, अच्छा कोई रिएक्शन है Zn plus Cu2 plus give Zn2 plus Cu takes place as time passes, the concentration of Zn2 plus keep on increasing, यहां से यहां तक जाने में कंसंट्रेशन Zn2 प्लस का इंक्रीज हो रहा है और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, while the concentration of Cu2 plus decreasing at the same time, voltage of the cell read voltmeter keep on decreasing. After some time, we shall note that there is no change in the concentration of Cu2 plus and Zn2 plus ion, and the same time the voltmeter given zero reading. What does this means? अगर पूछा जाएगा वोल्टमीटर जीरो रीडिंग है, तो आप बताइएगा कि एक तरह से जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गई, क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि अब कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था वो अब नहीं रह गया, मतलब क्या, अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जिसका हम एक नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग, क्योंकि जब चेंज ही नहीं होगा तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का। दिस इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड, इसका मतलब क्या हो पता है ना, इक्विलिब्रियम अटेंड हो गई। इन दिस सिचुएशन द नेक्स्ट इक्वेशन बी रिटर्न, तो ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ऑफ सेल की वैल्यू, ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो, बहुत बढ़िया चीज है, पूछा जाएगा ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो कब होगी, तो बताइए कि इक्विलिब्रियम, क्यों, अभी तो बताए थे कि ई ऑफ सेल की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी जब Zn प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, यही तो बताया था अभी। तो ई ऑफ सेल की वैल्यू जब जब कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं होगा तो ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, पूछे गया इक्विलिब्रियम स्टेट पे ई ऑफ सेल की वैल्यू जीरो होगी, तो इक्वेशन हमारे पास जो ई ऑफ सेल था अब क्या हो गया, ई नॉट ऑफ सेल, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये इक्वेशन ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड स्टेट पे ये इक्वेशन आ जाएगी, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई 2f लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, इतना कर देना हम। बट अच्छा, अब हमको लेकिन ये पता है एट इक्विलिब्रियम Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस किसके बराबर, केसी, तो ये वाले इक्वेशन पे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लॉग केसी, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059, अगर टेम्परेचर ये ले लिए तो ये वैल्यू लॉग केसी आ जाएगा, लॉग केसी, तो ये एक्सप्रेशन याद करिएगा, यहां से केसी की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के लिए, तो केसी की, अच्छा जनरल फॉर्म हम इक्वेशन बता दे रहे हैं आपको, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये आएगी ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 आर टी एन एफ लॉग केसी, पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट ऑफ सेल एंड केसी, तो आप लिखिएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग केसी,
यही एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन है क्या, किसका, हाउ वी कैन फाइंड आउट द लॉग केसी फ्रॉम नेस्ट इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन कभी कभी डिराइव्ड करवा लेते हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछ सकता है कि केसी, हाउ यू कैन फाइंड द केसी विद द हेल्प ऑफ ई नॉट ऑफ सेल, तो आप ये निकालिएगा, इस वाली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन नोट कर लीजिएगा। Thus, equation इतना give relation between equilibrium constant and the reaction at standard potential. Thus, equilibrium constant of the reaction difficult to measure otherwise can be calculated from the, अच्छा इस तरह हम निकाल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चंस, इसी पे क्वेश्चन है, एग्जांपल, एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल है आप लोग एक एक वेल डिफाइंड कॉपी में आप पूरा एग्जाम्पल नोट करें। जनरली बोर्ड में जो आता है एग्जाम्पल आते हैं क्या, जनरली जो बोर्ड में आते हैं वो एग्जाम्पल आते हैं, अब बोर्ड में अच्छा हो जाएगा। आप लोग एक पतली सी कॉपी बनाइए, शीट ले लीजिएगा, आप एग्जाम्पल क्वेश्चन एक जगह कर, एग्जाम्पल ही कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम, क्या केसी निकालना, एक्सप्रेशन दिया है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल 0.059 अपॉन टू लॉग केसी, केसी निकालना है यहाँ, तो केसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या ले लिए, यहाँ पे इसको अपॉन कर दिए, वैल्यू दिया है, केसी की वैल्यू निकल के, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। देखिए अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन से क्या निकाले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब कैसे नेक्स्ट इक्वेशन से हम गिब्स एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी, इसका मतलब होता है यूजफुल वर्क, डेल्टा जी का मतलब होता है यूजफुल वर्क। कोई पूछे व्हाट, तो आप बताइए डेल्टा जी का जो सिग्निफिकेंट है ना, ये बताता है कि कितना यूजफुल वर्क हुआ। मान लेते हैं किसी सिस्टम को हम 100 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, अब वो 100 किलो जूल को यूजफुल में कितना कन्वर्ट किया, ये क्या कौन बताता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्या बोले, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, समझ जाइए जो रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो समझ जाइएगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब उसको वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, ठीक है, इट इज क्लियर। तो यहाँ देखते हैं एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ ई सेल। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई ऑफ सेल, तो आप क्या लिखिएगा, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा जी मतलब रिएक्शन किसके लिए, स्पॉन्टेनियस, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एफ क्या है, फैराडे, ई क्या है, ई ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये डायरेक्ट हमको रिलेशन यूज करना होता है। इट में बी रिमेंबर दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, याद रखिएगा, ई ऑफ सेल आप थर्मोडायनिक्स में पढ़ते होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। तो ई ऑफ सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है, इंटेंसिव, बट डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू डिपेंड ऑन एन। और जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है, डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जबकि ई ऑफ सेल क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात को समझिएगा, तो कभी कभी पूछ लेता है ई ऑफ सेल क्या है, तो आप बताइए इंटेंसिव, जबकि डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव, इसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। बस अच्छा अब इस रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन में ये रिएक्शन लिख दिया, डेल्टा जी इज इक्वल एन की वैल्यू 2 चेंज हो रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 Fe ऑफ सेल। अगर इसी रिएक्शन को हम लिखें तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -4 Fe ऑफ सेल आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज यूनिटी, अगर मान लेते हैं जितने भी रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन यूनिट हो जाए, देन एक्सप्रेशन, तो ई ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल, क्या किसके बराबर हो जाएगा, ई ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाएगा ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के कब बराबर होगा, ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के कब बराबर होगा, जब बताएगा द कंसंट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज, जितने भी कंसंट्रेशन, जितनी भी स्पीसीज है रिएक्शन में, उसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाए, तो उस समय ई ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल के बराबर हो जाए, तो एक्सप्रेशन डेल्टा जी ना रह के स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब स्टैंडर्ड क्योंकि यूनिटी हो गई है, thus from the measurement of E naught of cell we can
obtained an important thermodynamics quantity delta G naught standard gives energy of the reaction. From the latter we can calculate the equilibrium constant by the equation. अच्छा, इस एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे भी निकाल सकते हैं. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. आर टी एल एन के कैसे आए भाई? पीवी इज इक्वल टू गैसियस इक्वेशन एनआरटी. एनआरटी, अब यहाँ पे एनएफ है तो यहाँ पे हम पीवी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आरटी की वैल्यू यहाँ पे रख दिए. डेल्टा जी एक्सप्रेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. इसी पे एक क्वेश्चन है, फिर बोल रहे एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड पर्पस, फॉर योर बोर्ड पर्पस. देखते हैं क्या है. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल. क्या दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेनियल सेल की 1.1 वोल्ट. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्सन. अभी तो बताया यार एक्सप्रेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल. एन क्या है? अब इक्वेशन में एन की दो है, क्या इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो डेल्टा जी की सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे. आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -212.27 किलो जूल पर मोल. क्या आ जाएगा? -212.27 किलो जूल पर मोल आ जाएगा. आगे बात करते हैं. अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा. ये इंटेक्स क्वेश्चन 4, 5, 6 एक बार ट्राई करिएगा. इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. पहली बात तो समझिए इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या. एक तरह से हम बोलेंगे सॉल्ट, जो एसिड और बेस से बने उसे सॉल्ट बोलते हैं. या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब हम कहेंगे कि सॉल्ट. जनरली किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्ट की भी बात कर रहे हैं. देखते हैं. इट इज नेसेसरी, अच्छा, टू डिफाइन फ्यू टर्म बिफोर कंसीडर द सब. अच्छा, अच्छा, पहला इसमें कुछ टर्म है, जैसे पहले रजिस्टेंस, फिर उसके बाद रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी. ये चार टर्म आपको आना चाहिए, समझिएगा. क्या? रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कप्पा बोलते हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम सिमिलरली पूछे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इट इज मेजर्ड इन ओम्स. रेजिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है? ओम्स में. विच इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एस क्यूब अपॉन ए स्क्वायर. इट कैन बी measured with the help of Wheatstone bridge. रेजिस्टेंस किससे नापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से, with which you are familiar from your study of physics. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length. हमने बोला जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया. इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक साइन आता है रो, रो एल ए. मतलब क्या? ये एक्सप्रेशन आ गया. यहीं से अगर हम रजिस्टिविटी निकाल लें, क्या रजिस्टिविटी निकालेंगे, तो आर में मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन एल कर देंगे तो ये रजिस्टिविटी आ जाएगा. हम कहेंगे कि रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या? हम कहेंगे रजिस्टिविटी एक तरह से रेजिस्टेंस है. कब? जब लेंथ क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर और एरिया हो जाए 1. हम एक तरह से लिख सकते हैं क्या? रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. क्या? इफ कंडीशन, इफ लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया की वैल्यू क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए. क्या? 1 सेंटीमीटर. तो यहां से हम कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही बात है. कब? जब लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर हो जाए रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यही चीज इस पूरे पैराग्राफ में दिया है, एक बार रीड कर देते हैं आपको. द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी. इसकी यूनिट क्या है? अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो इसका उल्टा तो ओम इनवर्स हो गया. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गया? रजिस्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट आर ओम मीटर. अच्छा, हाँ, रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर एंड द क्वाइट ऑफ्टन ओम सेंटीमीटर कभी कभी यूज होता है. आईपीएससी रिकमेंड दैट द यूज ऑफ टर्म रजिस्टिविटी ओवर. अच्छा, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बजाय इसको रजिस्टिविटी ही नाम देते हैं. एंड हेंस इन द रेस्ट ऑफ, अच्छा आगे देखते हैं. 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, ये चीज है. द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस. सॉरी, अच्छा, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. अच्छा, ये हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस.
क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। यहाँ पे G इज इक्वल टू 1/R है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे G इज इक्वल टू 1/R, A अपॉन रो है। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमंस, या फिर इसी को बोलते हैं ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स। और द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, अब हम कहें कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? अगर हम कंडक्टेंस को उल्टा कहेंगे तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। अगर हम कहें कंडक्टेंस का उल्टा क्या हुआ, अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल कर दिया, क्या यहाँ लिखा है? IUPAC has recommended the use of term conductivity over, अच्छा यहाँ पे conductivity ही term यूज होगा। The SI unit of conductivity are Simon per meter, but quite often K is expressed in Simon per centimeter. Conductivity of material in a Simon meter is its conductance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter. It be noted that 1 Simon per centimeter is equal to 100 Simon per meter इनवर्स। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ये बेसिक 3-4 टर्म था, आप इसकी यूनिट जानिएगा। ये कंडक्टिविटी का कुछ यूनिट दिया आप लोग, कंडक्टिविटी की यूनिट कोई याद करने की नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये टेबल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा है? इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल 2.2 दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी वेरी ग्रेट डील एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी जनरली किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। इट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मेजरमेंट आर मेड। मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी। अच्छा, मटेरियल तीन तरह से होते हैं। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, इंसुलेटर जिसमें करंट पास ना हो, सेमी कंडक्टर मतलब इन बीच में, कभी होता भी है कभी नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी, किस पे तीनों बांटा गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी पे। मेटल एंड दियर एलॉय है वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। मेटल और उसके एलॉय लार्ज कंडक्टिविटी होती है एंड नोन एज कंडक्टर, कंडक्टर। Certain non-metal like carbon black, graphite, and some organic polymer are also electronically conducting. Substance like glass, ceramica, etc. have very low conductivity and known as insulator. Substance like silicon, doped silicon, and gallium arsenic have conductivity between conductor and insulator are called सेमीकंडक्टर। कभी कभी पूछ लेता है कि डिफाइन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, तो आप बता दीजिएगा। एंड आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। सर्टेन मटेरियल कॉल्ड सुपर कंडक्टर बाय डेफिनेशन है जीरो रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज सुपर कंडक्टर, तो बताइए जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। Earlier, only metal and their alloy are very low temperature, 0 to 1, 0 to 15 Kelvin, were known to be behave as superconductor. But nowadays, a number of ceramic material and mixed oxide are also known to show superconductivity at temperature as high as 150 Kelvin. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मटेरियल आर कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कभी कभी मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर द टू टाइप्स। Sorry, the electronic conductance depend on nature and structure of material. Second, the number of valency of electron as per atom and the temperature. इस पे कंडक्टिविटी तीन कंडीशन पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी तीन कंडीशन पे डिपेंड करती है। आगे हम बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके किस पे डिपेंड करती है, तो आप तीनों लिख दीजिएगा। As the electron enter at one end and go out through the other end, the composition of the metallic conductor remain unchanged. The mechanism of conductance through semiconductor is more complex. We are already know that even very pure water has a small amount of hydrogen and hydroxyl ion, which which lend it very low conductivity. When electrolyte are dissolved in water, they furnish their own ion in the solution. Hence, conductivity also increase. The conductance of the electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conduct। जब कंडक्टेंस आयंस की तरह हो, मतलब इलेक्ट्रिक पास हो रहे थ्रू आयन, उस समय हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक कंडक्टेंस, आप बताइएगा कि
conductivity with the help of ions is known as ionic conductivity. The conductivity of electrolytic और ionic depend on नेचर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द आयंस पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी पे, पांचवा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, और पांचवा टेम्परेचर पे। मतलब क्या, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज। क्वेश्चन पूछेगा आयनिक कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं इसी पे आ सकते हैं कि आयनिक कंडक्टिविटी किसके किस किस चीज पर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयन सॉल्यूशन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड कैन लीड टू चेंज इट्स कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर लगातार आयन सॉल्यूशन को पास करेंगे तो उसका हो सकता है कि उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए, किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस। क्वेश्चन यही सिंपल आएगा कि आयनिक कंडक्टेंस, जो आयनिक कंडक्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप सिमिलरली 5 फैक्टर लिख दीजिएगा, 5 फैक्टर लिख दीजिएगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर बोर्ड। आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे करवाएंगे, जिससे बिलीव मानिए इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आ जाते हैं बोर्ड में एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्त फ्रेंड जो पढ़ने वाले होंगे। थैंक यू।